नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल रहा है मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह दिल्ली दौरे पर है। दिल्ली में दोनों मंत्रियों के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मिलेंगे। ये उनके आवास पर मुलाकात करेंगे। दरअसल प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को बिना ओबीसी आरक्षण कराए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजनीति बहुत गर्मा गई है और इस बात को आप भी महसूस कर रहे होंगे। माना जा रहा है कि इस मुद्दे पर चर्चा के लिए पार्टी अध्यक्ष ने तीनों नेताओं को बुलाया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुप्रीम कोर्ट में मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन देने के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से भी चर्चा करेंगे। नरोत्तम मिश्रा विधि मंत्री भी हैं, लिहाजा कयास लगाए जा रहे हैं कि पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार का अगला कदम क्या हो सकता है। इसको लेकर चर्चा भी हो सकती है। दूसरी तरफ बहुत ध्यान से समझिएगा, मुख्यमंत्री ने 14 मई से शुरू होने वाला अपना विदेश दौरा भी रद्द कर दिया है। इसकी जानकारी उन्होंने आज सुबह ट्वीट के माध्यम से दी भी है। मध्य प्रदेश में लोकल बॉडी इलेक्शन में ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर सियासत बहुत गर्मा गई है। कांग्रेस ने टिकट को लेकर 27% आरक्षण निकाय चुनाव में देने की घोषणा कर दी है। इसमें उन्होंने बाजी मारी तो इसके चंद मिनटों के बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी वर्ग को साधने के लिए एक बड़ी घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि हम 27% से ज्यादा आरक्षण देंगे। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने IBC 24 से कहा कि निकायों के साथ पंचायत चुनाव में बीजेपी टिकट वितरण में 27% नहीं बल्कि इससे ज्यादा आरक्षण देगी। उन्होंने ओबीसी आरक्षण की स्थिति और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कांग्रेस पर निशाना भी साधा। कांग्रेस ने तय किया कि स्थानीय चुनाव में 27% टिकट ओबीसी वर्ग को देंगे। पीसीसी के चीफ यानी कमलनाथ ने ट्वीट करके भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने सरकार पर पर्याप्त समय के बाद भी ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। यह कमलनाथ का बड़ा आरोप है सरकार पर। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने यह गंभीरता के साथ 27 क्यों, हमारे ओबीसी वर्ग के उन हमारे सभी लोगों को जिनको जरूरत है, जो हमारे अच्छे कार्यकर्ता हैं, 27 ही क्यों, 27 से ज्यादा अवसर मिलेगा तो वो भी टिकट देने का काम भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो संगठन है, वो चाहे पंचायत चुनाव होंगे चाहे कोई और भी चुनाव होंगे, उन सारे चुनाव में उसके आधार पर जाने का काम भारतीय जनता पार्टी का संगठन करेगा। हमें बीजेपी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने 2 साल कोई प्रयास नहीं किया, कोई कानून नहीं लाए। संविधान में संशोधन हो सकता था और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि आने वाले निकाय चुनाव में हम 27% टिकटें पिछड़े वर्ग को देंगे। 2 हफ्ते में स्थानीय निकाय चुनाव कराने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग बहुत तेजी से एक्टिव हो गया है। इस सिलसिले में आज राज्य निर्वाचन आयोग की एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने यह कहा है कि नगरीय निकाय चुनाव कराने के लिए हम आज ही तैयार हैं। 12 जून तक एक चुनाव कराया जाएगा, 30 जून तक दोनों चुनाव करा लिए जाएंगे, यानी निकाय के और पंचायत के। नगरीय निकाय चुनाव कराना आज की तारीख में आसान है। आरक्षण और परिसीमन दोनों है। पंचायत चुनाव में आरक्षण बाकी है। आज पंचायत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। उन्होंने दावा किया है कि हर हाल में जून में चुनाव होंगे। चुनाव की तैयारियों के लिए कलेक्टर्स को भी निर्देश दे दिए गए हैं। हमने बहुत सारी बैठकें कलेक्टरों के साथ की हैं विभिन्न समय पर। हम बहुत समय से तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी इलेक्शन करने। 30 जून तक 2-4 दिन आगे चला जाए तो चला जाए, लेकिन एक चुनाव हम ख़त्म कर देंगे बहुत जल्दी। ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 जून तक एक चुनाव ख़त्म कर देंगे। यानी तकरीबन 1 महीने की ये मांग कर रहे हैं, गैप लेके चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में मिशन 2023 की तैयारियों में अब सरकार के मंत्री भी एक्टिव हो गए हैं। इसके लिए बनाए गए प्लान के तहत सरकार के मंत्री दलित बस्तियों में रात बिताएंगे और वहां चौपाल लगाकर न सिर्फ लोगों की समस्याएं सुनेंगे बल्कि उनके साथ भोजन भी करेंगे। ये सारी कवायद मध्य प्रदेश के 40% SC/ST वोट बैंक को साधने के लिए हो रही है। 2018 के विधानसभा चुनाव में एसटी वर्ग की 47 में से 31 सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी
और बीजेपी को मिली कितनी थी? सिर्फ 16। इसके अलावा 35 एससी वर्ग की 17 सीटों पर कांग्रेस और 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी, यानी नेक टू नेक मुकाबला था यहां भी। इसी के चलते 15 साल के बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी संभव हो पाई थी। अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों अगला चुनाव साधने के लिए इसी वोट बैंक पर फोकस कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत मालवा से की जा रही है। सबसे पहले राज्य के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट दलित बस्तियों में सभी विभाग के अधिकारियों के साथ चौपाल लगाएंगे। इस दौरान लोगों की समस्याओं का निराकरण करेंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस खुद को दलितों की पार्टी बताती है, बताने में जुटी हुई है कि हम ही दलित की पार्टी हैं। ये दोनों दलों के अपने अपने दावे हैं। निरंतर ही भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क भी करती है, उनके साथ बैठक भी करती है, उनके साथ भोजन भी करती है और सामान्य कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी की जो है वो ताकत है, रीढ़ की हड्डी है और इस प्रकार के कार्यक्रम हमेशा ही चलते रहते हैं। यदि वास्तव में दलित वर्ग की चिंता है शिवराज सरकार को, तो उस वर्ग के कल्याण के लिए काम करे, उस वर्ग के कल्याण के लिए योजनाओं को लागू करे, जो उनके साथ दमन व उत्पीड़न की घटनाएं हो रही उसकी रोकथाम के लिए कदम उठाए, ना कि इस तरह की इवेंटबाजी करे। लेकिन शिवराज सरकार तो इवेंट में माहिर है, जब जिसकी जरूरत होती याद कर लिया जाता है, उसके लिए इवेंट कर दिए जाते हैं और बाद में भुला दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी में पूरी ताकत से जुट गई है। बीते दिनों बैठक के दौरान तय हुआ कि 174 सीटों पर कांग्रेस का फोकस रहेगा। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक पीसी शर्मा ने बताया है कि इस बार 114 नहीं बल्कि 174 विधानसभा सीटों को लेकर तय रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। तो सवाल यह भी उठता है कि क्या पिछली बार 114 सीटों को ही टारगेट किया गया था? बहरहाल ये तो उनकी पार्टी की अंदरूनी बात है। इतना ही नहीं, पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इस सीटों पर सर्वे भी शुरू करा दिया है। इस सर्वे में मुद्दों, समस्याओं और पार्टी की स्थिति को लेकर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। यानी कांग्रेस 174 सीटों पर अपना फोकस कर रही है। ये पहले से चल रहा है, कमलनाथ जी लगातार सर्वे कराते हैं, उसी पे मैंने बार बार कहा 114 नहीं 174 प्लस सीटों से कमलनाथ जी नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनी। सर्वे में ही है कि उसकी विनिंग कैपेसिटी क्या है, उसकी वहाँ उसका क्या योगदान क्षेत्र में, ये सब बातें हैं। भोपाल और रतलाम में आतंकियों के पकड़े जाने के बाद अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भोपाल में अपनी 13वीं ब्रांच खोलने का फैसला किया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि एनआईए सूफा और जेएमबी जैसे आतंकी संगठनों की गतिविधियों की जांच करेगी। सॉफ्ट टारगेट बन चुके मध्य प्रदेश में फैले आतंकी नेटवर्क को खत्म करने के लिए एनआईए ने यहां भी ब्रांच खोलने का फैसला किया है। प्रदेश में बढ़ती आतंकी गतिविधियों के मद्देनजर अब एनआईए इन मामलों की जांच कर रही है। यह दूसरा मामला है जबकि एनआईए सीधे इनकी जांच कर रही है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ब्रांच अब मध्य प्रदेश में जल्दी खुल जाएगी। हमारे आतंकी संगठन जो हैं इन्वेस्टिगेशन इनका वो करेंगी कि आतंकी संगठनों के लिए ये ब्रांच मध्य प्रदेश में खुलने जा रही है। मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राशन वितरण की व्यवस्था में बदलाव की कवायद बहुत तेज है। पीडीएस में राशन वितरण के दौरान अब आंखों की पुतलियों का मिलान कर राशन बांटा जाएगा। इससे धांधली नहीं होगी। ये नई व्यवस्था दिल्ली के बाद मध्य प्रदेश में लागू की जा रही है। यानी दिल्ली में लागू है और अब ये मध्य प्रदेश में लागू होगी, वरना अंगूठा लगाने से काम हो जाता था। पिछले दिनों तीर्थ दर्शन योजना की रीलॉन्चिंग के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान को इसे लेकर एक महिला ने सुझाव दिया था। आई स्कैनर की यह व्यवस्था लागू होने के बाद ऐसे लोगों को राशन लेने में परेशानी नहीं आएगी जिनके फिंगरप्रिंट मैच नहीं होते। बायोमेट्रिक मशीन से आने वाली परेशानियों से छुटकारा दिलाने की कवायद में खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग नई व्यवस्था बना रहा है। लेकिन कांग्रेस का क्या कहना है? कांग्रेस सरकार की इस कवायद पर सवाल खड़े कर रही है। मशीन लगा रहे हैं और सीधा उनमें फोटो आ जाएगा, कोई घपलाबाजी नहीं होगी। क्या अभी तक ऐसा लग रहा था कि घपलाबाजी हो रही है? नहीं, हो नहीं रही थी, फिर भी पारदर्शिता करके उसको
लागू कर रहे हैं ताकि लोगों को शिकायत का मौका न मिले। अब देखिए, राज्य सरकार उनकी है, उनको जो करना करें, परंतु जो नीडी है, जो ज़रूरतमंद है, जो गरीब है, उसको उसका लाभ मिलना चाहिए। ये बात सही है। और अगर कोई बोगस लोग ले रहे हैं तो ये इसको हटाने का काम इतने दिन से क्या कर रहे हैं? 15-17 साल से उनके शासन चल रहा है। नई नई बातों को लेके आते हैं ताकि लोगों को लुभाएं, झूठे वादे करते हैं। मध्य प्रदेश में कई सालों से विकास की बाट जोहते वन ग्राम अब विकास की मुख्य धारा से जुड़ने जा रहे हैं। सरकार की प्रदेश के 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में बदलने की घोषणा से ऐसे गांवों के विकास की बागडोर ग्राम पंचायत के पास आ गई, जिससे विकास कार्यों के लिए वन विभाग से अनुमति नहीं लेनी होगी। विकास कार्य अब पंचायत के जरिए होने लगेंगे। खसरा और ऋण अधिकार पुस्तिका पावती मिलने से आदिवासी किसानों को आसानी से कृषि ऋण से लेकर बीमा मुआवजा और सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिल पाएगा। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से कहा है कि 15 मई से 15 जून के बीच अपने अपने प्रभार के जिलों के वन ग्रामों का दौरा करें, वहां की जनता से संवाद कर उन्हें राजस्व ग्राम बनाने से होने वाले फायदे बताएं। कांग्रेस सरकार की इस कवायद पर सवाल खड़े कर रही है। और जो वन ग्राम से राजस्व ग्राम हुए हैं वहाँ पर जाके कार्यक्रम करेंगे और राजस्व ग्राम होने से उनके जो फायदे हैं वो उनको बताएंगे और उपलब्धि के लिए बधाई देंगे। हाँ, बीजेपी वोट बैंक के लिए इस तरह कर रही है। कभी वो कहती है कि राजस्व ग्राम बनाएंगे ताकि जनरल लोग खुश हो जाएं, कभी कहती है आदिवासी ग्राम इनको वन ग्राम रखेंगे ताकि आदिवासी खुश जाए। उनकी नीति ढुलमुल है, एक पक्षीय नीति नहीं और स्थायी नीति नहीं है कि उनको आखिर हित किसका है। ग्वालियर कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शन करने पहुंची आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष और एसडीएम के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। इस दौरान एसडीएम का गुस्सा इस कदर भड़क उठा कि उनके बोल भी बिगड़ गए। एसडीएम सीबी प्रसाद ने सीधे महिला नेता से हट जाने और यू जस्ट शट अप नॉनसेंस लेडी का। एसडीएम की बदसलूकी पर मीनाक्षी सिंह तोमर का भी गुस्सा भड़क गया। देखते ही देखते विवाद ज्यादा बढ़ने लगा तो पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। दरअसल आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता फूटी कॉलोनी मामले में कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे थे और कलेक्टर को ही ज्ञापन सौंपने पर अड़ गए थे। आप कार्यकर्ता की इस जिद पर एसडीएम सीबी प्रसाद भड़क गए। आम आदमी पार्टी ने कलेक्टर कौशलेन विक्रम सिंह से एसडीएम की शिकायत करके कार्रवाई की मांग की है। कलेक्ट्रेट इस पूरे जहाँ पर ये जो कार्यालय है यहाँ पर जो बर्ताव होता है लगातार बहुत गंदा है। अगर आप हमारे साथ ये बर्ताव करें तो मुझे लगता है कि जब आपके पास मजदूर वर्ग का आदमी आता है या कोई आम जनता अपनी आती है तो आप तो उसको मौका ही नहीं देते होंगे बात करने का। जब आप हमसे बात नहीं कर सके तो दूसरों से क्या बात करेंगे। तो मुझे लगता है कलेक्टर महोदय को भी बात सुननी पड़ेगी और इस तरीके के एसडीएम पे हम भी कार्रवाई करेंगे और उनको यहाँ से बर्खास्त कराने की पूरी मांग रखेंगे। जबलपुर में एक युवक ने कलेक्टर से मिलने की जिद पकड़ ली। सुरक्षा कर्मियों ने जब कलेक्टर के दौरे पर होने की बात कहकर मुलाकात संभव न होने की बात कही तो युवक बुरी तरह बिफर गया। आकाश नाम के इस युवक को, जिसे आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, युवक ने खुद पर केरोसिन उड़ेल लिया और कलेक्टर से मुलाकात न होने पर खुद पर आग लगाने की धमकी देने लगा। अब सोचिए, कलेक्टर क्या आम जनता से नहीं मिल सकते? कलेक्ट्रेट में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने युवक को पकड़ा और उसे ओमती पुलिस के हवाले कर दिया। मतलब कलेक्टर से मिलना गुनाह हो गया कि उसे पुलिस के हवाले करना पड़ा। वो तो कलेक्टर से अपने मिलना चाह रहा था। बताया जा रहा है कि आकाश नाम के इस युवक के खिलाफ शहर के आधार ताल थाने में एक अपराध दर्ज है। इसी के सिलसिले में वो कलेक्टर से मिलना चाह रहा था लेकिन मिलने नहीं दिया गया। खबर राजगढ़ से है। जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया है। बड़ी खबर है इस बीच। राजगढ़ से मकान और गाड़ी में आग लगा दी गई है। दो पक्षों में विवाद हुआ और मकान और गाड़ी में आग लगा दी गई। उपद्रवियों ने ऐसा कृत्य किया है, पथराव भी किया है। बड़ी संख्या में मौके पर पुलिस बल मौजूद है। तस्वीरें भी हम आपको एक्सक्लूसिव तौर पर दिखा रहे हैं। राजगढ़ थाना क्षेत्र के करेड़ी गांव की ये तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। उपद्रवियों ने पथराव भी किया है। राजगढ़ में जमीन का विवाद था और इसी विवाद में दो पक्ष भिड़ गए। मकान और गाड़ी में आग लगाई गई है। अरुण श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं राजगढ़ से। अरुण, अभी क्या स्थिति है वहां पर?
जी मैं बताना चाहूंगा, अभी फिलहाल पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल कर लिया, लेकिन पूरा मामला शुरू से मैं आपको बता दूं कि राजगढ़ जिले के जो राजगढ़ थाना क्षेत्र है उसके अंतर्गत आने वाले ग्राम करेड़ी का ये मामला है, जहां पे करेड़ी गांव के पूर्व सरपंच मोहन वर्मा और एक गांव के अन्य युवक के बीच में जमीनी विवाद काफी दिनों से जारी था। और जो जमीनी विवाद था वो लगातार चुटपुट वाद विवादों के बीच में तो चलता रहता था, लेकिन आज उस विवाद ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि दो बड़े पक्ष आमने सामने हो गए और उसके चलते इतना बड़ा उपद्रव इस इलाके में मच गया कि यहाँ पे जो एक युवक था उस युवक के घर में आग लगा दी, पूर्व सरपंच के सर में चोट आ गई और पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, तो वहीं कई वाहनों में आग लगा दी। एक बड़ी जो घटना वो होते होते टल गई, लेकिन बता दें कि उपद्रवियों ने इस बीच में अच्छी तरह से जो है वो उपद्रव मचाया, जिससे कि इतना नुकसान इस इलाके में हो गया है कि पुलिस को इस पूरे घटनाक्रम पे काबू पाने में कम से कम 1 घंटे की मशक्कत लग गई, जिसके बाद में अभी भी स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हो पाई है। शुक्रिया अरुण इस जानकारी के लिए आपका। दशकों से विवादित धार के भोजशाला मामले को लेकर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में भोजशाला को मंदिर घोषित करने के लिए याचिका दायर की गई। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार, पुरातत्व विभाग, कमाल मोला वेलफेयर सोसाइटी, भोजशाला उत्सव समिति और जिला कलेक्टर समेत 7 लोगों को नोटिस दी गई है। असल में भोजशाला को लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच बहुत दिनों से विवाद चल रहा था। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस संस्था ने याचिका में मांग की है कि भोजशाला में हर शुक्रवार को होने वाली नमाज पर रोक लगाई जाए, वीडियोग्राफी और कलर फोटोग्राफी की जाए, क्योंकि भोजशाला हिंदू संस्कृति से जुड़ी शिलालेखा है जिसे लगातार हटाने की कोशिश की जा रही है। वहीं मंदिर में लंदन में रखी वन देवी की प्रतिमा को लाकर स्थापित किया जाए। हमारी पूरी याचिका बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बड़ी याचिका है। हमने बहुत सारी बातें विस्तृत रूप से कही हैं, इसमें 35 फोटोग्राफ्स लगाए हैं। हमारा ये कहना है कि उस स्थान की सबसे पहले तो जो मूर्तियां हैं, जो स्थान है, जो वहाँ पर हमारे धार्मिक चिन्ह हैं, उनको पहले फोटोग्राफी, कलर्ड फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करा के उनको संरक्षित और सुरक्षित किया जाए, जिससे कि उन्हें और डैमेज ना किया जा सके। पन्ना में महिला डॉक्टर के घर डकैती डालने वाले नाबालिग समेत 3 आरोपियों को पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर मीना नामदेव के घर 3 अज्ञात बदमाश कटर से खिड़की काटकर घुसे और सोने चांदी के जेवर समेत 3 बैग में रखे पैसे लेकर भागने लगे। महिला डॉक्टर ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उन्हें बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटी गई 24 लाख की रकम भी बरामद कर ली है। आरोपियों तक पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से पहुंची। सीसीटीवी में 3 संदिग्ध दिखाई दिए जो डकैती डालकर बाइक से रफू चक्कर हो गए थे। पुलिस ने बाइक का नंबर ट्रेस किया और आरोपियों को धर दबोचा। विभिन्न थानों में की गई चोरी की वारदातों का भी खुलासा किया है। इस प्रकार से आज 20 चोरियों और 1 लूट के साथ साथ कुल 21 वारदातों का खुलासा किया है, जिसमें लगभग 24,37,000 रुपये का कुल मसरूका पन्ना पुलिस ने बरामद किया। टीकमगढ़ में हीट स्ट्रोक से मौत का पहला केस सामने आया है। टीकमगढ़ सागर हाईवे रोड पर पपौरा गांव के पास एक 19 साल की लड़की का शव सड़क के किनारे पड़ा मिला। लड़की पास के ही सुकवाह गांव की रहने वाली बताई जा रही है, जो चूड़ी बेचने घर से निकली थी। ग्रामीणों ने सड़क किनारे शव देखा और इस बात की सूचना तुरंत पुलिस को दी। जानकारी लगते ही पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। एफएसएल अधिकारी ने बताया कि मृतका के शरीर पर किसी भी तरह के चोट के निशान नहीं पाए गए। चूड़ी की टोकरी भी पास में रखी मिली। शुरुआती जांच में हीट स्ट्रोक का मामला सामने आया है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। आपको ये बता दें कि जिले में पिछले 1 पखवाड़े से लगातार दिन का तापमान 42-43 डिग्री चल रहा है। ये आप भी महसूस कर रहे होंगे। हालांकि ऐसे में मजदूर वर्ग को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फेरी लगाने के लिए लड़की आई थी पपौरा चौराहे में। उसने जिसकी धंधा बेचा, धंधा बेच कर गली पे जा रहे थे, रोड बाईपास मेन रोड पे। वहाँ उसने टोकली रखी, वहाँ टोकली मिली, कंगन मिला, चूड़ी वाला मिला। अकेले घटना का पता नहीं चला कि किस कारण से घटना। हमारे लिए कोई पता नहीं है, घटना का पता नहीं है, घटना का पता क्या हुआ क्या नहीं। बाला चूड़ी इस पेट पलता है, हम कहाँ जाएंगे, पेट पालते हैं। बीमार होते हैं डॉक्टर में दिखाते, अस्पताल में दिखाते, जाते हैं कि बुखार आ जाता है, कोई महीना हो
अपने तो सबको दिखाता है, अभी नहीं आया उनको। क्या कोल ब्लॉक का रास्ता साफ होने से बिजली संकट दूर होगा? आगे देखिए रात 10 बजे के बुलेटिन में।